आज कल हमने पढ़ा था सारी जनरल एंट्री, रूल्स हमने पढ़ लिए। आज बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, बना दो। फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको बनाने का सीधा एक नियम है। आप बैलेंस शीट को देखते चलना, बैलेंस शीट को फॉलो करना। बैलेंस शीट की एसेट साइड कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। ये वाली साइड अगर बढ़ेगी तो यहीं पे लिख देना, और ये वाली साइड अगर घटेगी तो उल्टा कर देना। बैलेंस शीट की जिस साइड का अमाउंट बढ़ रहा है उस साइड में ही लिख देना उसको, और घट रहा है तो साइड को चेंज कर देना। बस इसका एक नियम आपको मोटा मोटा याद रखना है। फिर भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं। कोई भी डेट होगी वो क्वेश्चन में डाल देंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसेट्स की। एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट्स कहां आती है? यहां पे आती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बाय एसेट्स। अगर एसेट्स हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है तो इसी साइड लिख देंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो उस साइड। बात समझ में आ गई भाई? बैलेंस शीट को आप माइंड में सोचो कि ये साइड बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में कोई चीज अगर बढ़ रही है, एसेट अगर बढ़ रही है तो इसी साइड लिख देंगे, और घट रही है तो साइड बदल देंगे, टू में लिख देंगे। क्लियर है? अब बात करेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड कौन सी होती है बैलेंस शीट में? ये होती है। तो घट बढ़ेगी तो कहां लिखेंगे? इसी साइड में। आप तो ऐसे याद रखो, आदमी जब प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है तो अपने घर में रहता है, और जब उसकी तरक्की नहीं होती है, वो नुकसान में जाता है तो पड़ोसी को झांकने लग जाता है। ऐसे ही एसेट अगर बढ़ेगी तो अपने ही घर में रहेगी, और जब घटेगी तो कहां देखने लग जाएगी? पड़ोसी में। लायबिलिटी बढ़ेगी तो अपने ही घर में रहेगी, और घटेगी तो कहां देखने लग जाएगी? पड़ोसी के घर में। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब लायबिलिटी में अगर प्रोविजन क्वेश्चन में है तो प्रोविजन भी क्या होता है? लायबिलिटी होता है। फिर भी आप लिख लो प्रोविजन क्या होता है बैलेंस शीट में। यहां पे आएगा टू प्रोविजन, प्लस हो रहा है तो यहां, और बाई प्रोविजन अगर घट रहा है तो यहां। कोई डाउट? ये 6 नियम आपको केवल याद रखना। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? टू और वाई का करेंगे टोटल। या तो टू वाली साइड ज्यादा होगी या वाई वाली साइड ज्यादा होगी, कोई सी एक साइड ज्यादा होगी तो हम बैलेंस लिखेंगे कम वाली साइड में। बैलेंस अगर टू में आता है तो लिखेंगे प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर करेंगे इस प्रॉफिट को? पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। अगर डेबिट वाली साइड ज्यादा है और क्रेडिट वाली साइड कम है तो क्या आएगा? लॉस। क्या आएगा? लॉस बाय लॉस। कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ये मेरा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। चैप्टर नंबर 2 के लिए भी यही है, चैप्टर नंबर 3 के लिए भी यही है। वहां भी यही नियम लगेंगे और यहां भी यही नियम लगेंगे। कोई डाउट? क्लियर है? नोट कर लो इसको। अब इसमें किन किन मदों को सम्मिलित नहीं करेंगे, कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी और कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं आएंगी। देखिए पहला पॉइंट डालो, लिखिए निम्न मदों को रिवैल्यूएशन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हेडिंग डालो। निम्न मदों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में सम्मिलित नहीं करते हैं। फर्स्ट, गुडविल। किसके अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड 26 के अकॉर्डिंग। ठीक है। सेकंड नंबर पे रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व आएगा इसको भी सम्मिलित नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे कैपिटल। आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि एक्स की कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, एक्स ने कैपिटल निकाली, तो कैपिटल में कोई चेंज होगा तो उसको रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते। ठीक है ना? चौथे नंबर पे कैश ऑब्लिक
आप कैश को रिवैल्यूएट कर सकते हो क्या? आप कह सकते हो 10 रुपए को 12 रुपए मान लो, ऐसा संभव है क्या? ये संभव नहीं है, ठीक है ना। और क्या सम्मिलित नहीं कर सकते हम? नहीं, वो संपत्तियां थोड़ी हैं, हम संपत्ति दायित्व की बात कर रहे हैं। सैलरी एक्सपेंडिचर संपत्ति नहीं होते, हम संपत्ति व दायित्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को जनरली आप सम्मिलित नहीं कर सकते, बेसिक यही आती है। बाकी और इसके अलावा कोई पॉइंट अपनी बुक में है भी नहीं, नोट करो उसको। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर निकालना है 85, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है x/2 पार्टनर है जिनका रेशो है 2:1, ठीक है। 31 मार्च 17 को उनका चिट्ठा इस प्रकार से था, बैलेंस शीट आपको दे रखी है क्वेश्चन में। उसके बाद वो कह रहा है 1 अप्रैल 17 को उन्होंने जेड को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया जिसे वह x से प्राप्त करेगा। तो त्याग किसका हुआ? x का। अनुपात है 2:1, x और y दो पार्टनर है, जेड आ रहा है 1/4 के लिए और जेड अपना पूरा हिस्से किससे प्राप्त करेगा? x से प्राप्त करेगा, ठीक है। तो त्याग कौन कर रहा है? केवल x, ठीक है। हेलो हेलो भाई, हाँ ना तो x से प्राप्त करेगा, क्लियर है। तो कुल मिला के आगे, अब आगे क्वेश्चन पढ़ने से हमने पता लगा लिया क्वेश्चन की 2 लाइन से कि तो पुराना अनुपात इतना है और जेड आ रहा है और जेड अपना हिस्सा x से प्राप्त करेगा। तो त्याग किस कौन कर रहा है? केवल x। तो गुडविल कौन लेगा? पूरी की पूरी केवल x, ठीक है। आगे देखो, जेड पूंजी के लिए कैपिटल के लिए ला रहा है 36,000 रुपए कैश में और 14,000 रुपए के राम लिमिटेड के शेयर। दो चीजें ला रहा है, 36 और 14 कितने हो गए? 50,000। तो टोटल कितने लेके आ रहा है? 50,000। आगे वो कह रहा है फर्म की ख्याति का मूल्य कितने रुपए का है? 12,000 रुपए का। ये पूरी फर्म की ख्याति है, तो हमें किसकी चाहिए? जेड गुडविल। पूरी फर्म की ख्याति कितने रुपए की है? 12,000 पूरी फर्म की। तो जेड की कितनी होगी? जेड अपने हिस्से की लेके आएगा 12,000 में जेड का हिस्सा कितना? 1/4, कितने रुपए हो गया? 3,000। तो जेड कितने रुपए लाएगा गुडविल के? 3,000, ठीक है। जेड अपने हिस्से की ख्याति कैसे लाता है? नगद लाता है, बहुत बढ़िया बात। देनदारों पर डूबत ऋण का आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए, अदत्त वेतन की आवश्यकता नहीं है। ये सारे पॉइंट किस कॉन्सेप्ट के हुए? रिवैल्यूएशन के। आप किसी चीज में अगर कोई परिवर्तन करते हो किसी संपत्ति में, तो गुडविल को छोड़कर और पूंजी को छोड़कर, तो किस अकाउंट में आते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बताया था मैंने। तो चलो पहला अकाउंट बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी डेट है? एज ऑन जेड। जेड के आने की डेट देखो कब है? 1 अप्रैल 17। तो 1 अप्रैल 17 को बनाओगे आप, 1 अप्रैल 2007। मैंने इसको बनाने के नियम बताए थे 4 केवल। संपत्ति अगर बढ़ रही है, आप बैलेंस शीट को माइंड में रखना, बैलेंस शीट की अगर ये वाली साइड बढ़ रही है तो कंटेंट को इसी साइड में लिख देना, और इस वाली साइड के कोई पॉइंट घट रहे हैं तो इस वाली साइड में लिख देना। लायबिलिटी का कोई कंटेंट अगर बढ़ रहा है तो इसी साइड में लिख देना, अगर घट रहा है तो उल्टा करके लिख देना, साइड में लिख देना। क्लियर? पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर आप देखिए, आपसे कह रहा है 3rd, देनदारों पर डूबत ऋण आयोजन 10% तक बढ़ाया जाए। तो देनदार पर जो आयोजन बनाया जाता है वो हमेशा किस पे बनाया जाता है? डेटर पे। तो देखो क्वेश्चन में डेटर कितने का? 16,000 का। आप 14,800 मत लिखना, जो एक्चुअल डेटर होगा वो लिखना है। कितने का है? 16,000। और 16,000 का 10% कितना हुआ? 1,600। बैलेंस शीट में कितने का डेटर पहले से ही है? 1,200 का। तो कितने रुपए और बढ़ाने पड़ेंगे? 400 रुपए, ठीक है। तो देखो प्रोविजन बढ़ता है तो कहाँ आता है? 2 में। 2 पीरियड 1600 का मुझे बनाना है और 1,200 पहले से है, कितने का बढ़ाना पड़ेगा? 400 इंक्रीज करना पड़ेगा 400 रुपए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, संयंत्र व मशीनरी 5% से अधिमूल्यांकित है। अधिमूल्यांकित के केस में उसको क्या करना होता है? घटाना होता है। क्या करना होता है? घटाना। पहले से ही ज्यादा लिखा हुआ है तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कहां पे लिखते हैं अपन लोग? एसेट साइड में, इधर वाली साइड में। अगर ये घटानी है तो कहां लिखनी पड़ेगी? टू साइड में। टू प्लांट एंड
कितने रुपए की लिखी हुई है क्वेश्चन में? 42,000। कितने परसेंट से अधिक मूल्यांकित है? 5। अधिक का मतलब ज्यादा, तो 100 में 5 को जोड़ दो। कितने रुपए आया? 2,000 रुपए। गुड आउट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ इसी के बाद लिखा हुआ है अब अदत्त वेतन की आवश्यकता नहीं है। तो बैलेंस शीट में देखो अदत्त वेतन कहाँ पे लिखा हुआ है? लायबिलिटी में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपए। अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको खत्म करना है, तो कहाँ लिखना पड़ेगा? बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 1,000। यहाँ तक गुड आउट। अगला पॉइंट देखो, भवन का मूल्य 10% से कम मूल्यांकित है। कम मूल्यांकित है तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे इसको, पहले से कम लिखा हुआ है। तो अगर बैलेंस शीट में बिल्डिंग कहाँ लिखी हुई है? इधर लिखी हुई है साइड में, बढ़ाएंगे तो कहाँ लिखेंगे? इसी साइड में लिखेंगे, बाई बिल्डिंग। आपको 36,000 रुपए की दे रखी है, 10% से अल्प मूल्यांकित है। अल्प का मतलब कम, 100 - 10, ठीक है ना? अंडर वैल्यूड है, ठीक है ना? अंडर वैल्यूड का मतलब कम में मूल्यांकित है। कितना आंसर निकलेगा इसका? 4,000। कोई दिक्कत? 4,000 के लेनदार अपलिखित करने हैं। अपलिखित शब्द आ जाए मतलब कम करने हैं, ओवरराइट करने हैं, ठीक है ना? या राइट रिटर्न ऑफ करने हैं, ठीक है? रिटर्न ऑफ करने हैं जब क्रेडिटर बैलेंस शीट में कहां लिखा हुआ है? लायबिलिटी में लिखा हुआ है कि मुझे 4,000 रुपए से क्या करना है? कम करना है। तो कहां लिखूंगा इसको? बाई क्रेडिटर। कितने रुपए से अपलिखित करना है? राइट ऑफ करना है 4,000 से। इसके बाद देखिए स्टॉक को 2,400 रुपए से बढ़ाया जाए। अगर से शब्द आ जाए तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डिटो की जितना है उतना ही लिख दो। स्टॉक 2,400 रुपए से बढ़ाना है, तो स्टॉक कहां पे लिखा होता है बैलेंस शीट में? एसेट साइड, तो यही लिख देंगे बाई स्टॉक। कितने रुपए? 2,400 रुपए। क्लियर है? आगे देखो, आगे पॉइंट आ रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 9,000 का दायित्व निश्चित हो गया है। आप ऊपर बैलेंस शीट में देखो कितने रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? 6,000 का। नीचे कितने का है? 3,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। कम पड़ते हैं तो कहाँ लिखते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन यहीं पे लिखा हुआ है 6,000 का। हमें कितने का चाहिए? 9,000 का। 3,000 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे, कहाँ लिखना पड़ेगा? इधर। टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए? 3,000। अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन कम पड़ेगा तो कहां लिखेंगे? 2 में। और वर्कमैन कंपनसेशन अगर ज्यादा हो बैलेंस शीट में तो इसको बाई में नहीं लिखते कभी भी, इसको लिखते हैं फिर बैलेंस कैपिटल अकाउंट में। मैं इसको लिखवा दूंगा, ठीक है ना? अभी तो याद रखना, वर्कमैन कंपनसेशन अगर कम होगा तो ही लिखेंगे रिवोल्यूशन में, ज्यादा होगा तो रिवोल्यूशन में नहीं लिखेंगे, ठीक है? अब आंसर निकाल लो, कितना आ रहा है देखो। 4 और 4 8 और 1 9 10 और 1 11। इधर हुआ 11,400 और 11,400 में से लेस कर दो 400 के 11 2 गए 9 3 गए तो 6। प्रॉफिट है कि लॉस है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए एक्स और वाई 2:1 में डिवाइड कर दो 4,000 एंड 2,000। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको? नोट करो इसको। अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? पार्टनर 3 है तो अमाउंट के 3 कॉलम बनाने, एक्स वाई और जेड। इसी तरह से बाई में भी 3 कॉलम बनाने, तीन कॉलम बनाने एक्स वाई जेड के, एक्स वाई और जेड, ठीक है भाई? सबसे पहला काम करना है बैलेंस शीट में कैपिटल देखनी है, 2 में लिखी है या वाई में लिखी है? बैलेंस शीट में देखो कैपिटल कहां लिखी हुई है? बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी हुई है 2 साइड में, हमें साइड बदल के लिख देनी है, कहां लिख देनी है? वाई में। बैलेंस शीट को 2 बोलते नहीं है वैसे, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी हुई है इधर लायबिलिटी में, तो हम कहां लिखेंगे? बाई बैलेंस, साइड बदल के लिख देंगे। गुड आउट। कितनी कितनी कैपिटल है? 60,000 और 50,000। जेड का तो था ही नहीं मैटर अभी कोई। इसके बाद बैलेंस शीट में आपका लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लिखा हुआ है, पर उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर दी है नीचे क्वेश्चन में, इसलिए उसको अब नहीं लिखेंगे। अब लिखा हुआ है जनरल रिजर्व 9,000 रुपए का, इसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 2:1। 2:1 में
बाई जनरल रिजर्व। तो 9000 को जब डिवाइड करोगे 2:1 में तो 6000 और 3000। लायबिलिटी में एसेट में आओ, एसेट पे क्या लिखा हुआ है, कोई गुडविल लिखी हुई है क्या, लिखी हुई है। गुडविल को डिवाइड कर दो पुराने, बैलेंस शीट पुरानी है तो किस रेशो में चलेगी, पुराने अनुपात में। कितने रुपए की गुडविल है, 3000 की। गुडविल कहां लिखी हुई है, यहाँ पे, तो हमें कहां लिखनी है अब ये, 2 साइड। किस रेशो में, 2:1 में। तो 2000 एक्स के और 1000। ये बैलेंस शीट का मैटर खत्म। अब आप देखो कौन आया, जेड। जेड क्या क्या लेके आया, 36,000 रुपए नगद और 14,000 के शेयर। इस 36,000 रुपए में से गुडविल कितने की लेके आया, बाई गुडविल। और इस गुडविल को ले कौन लेगा, केवल एक्स। लाया तो भाई जेड है, और किसके कॉलम में लिखेंगे, एक्स के में। जो त्याग करेगा उसके कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जेड की कैपिटल बाई क्या लेके आया, जेड कैपिटल के लिए कैश। 36,000 का तो कैश। गुडविल का पैसा तो अलग से लाया था, वो कैश में कह रहा, क्वेश्चन में नगद में लेके आया। और बाई में फिर और चीज राम लिमिटेड के क्या लाया, ये राम लिमिटेड शेयर। 2 चीजें लेके आया, 14,000। वो डाउट यहां तक। इसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन का जो हमारा था आंसर था 2 में आया था कि बाई में आया था, 2 में आया था। तो हम कहां लिखेंगे अब, बाई में। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया था रिवैल्यूएशन का आंसर, 4000 और 2000। बात समझ में आई, कौन कौन से पॉइंट लिखने। इसके अलावा पहले बैलेंस शीट के पॉइंट लिखने, उसके बाद नया पार्टनर जो लेके आया उसको लिखना है, फिर नए पार्टनर की गुडविल लिखनी है, और उसके बाद रिवैल्यूएशन का आंसर लिखना है साइड बदल के। अगर रिवैल्यूएशन का आंसर 2 में आया है तो मैं कहां लिखना है, बाई में, और बाई में आया है तो कहां लिखना है, 2 में। ऐसे बैलेंस शीट के जो पॉइंट होंगे, अगर लायबिलिटी में लिखे हुए हैं तो कहां लिखने हैं, बाई में, और एसेट में लिखे हुए हैं तो कहां लिखने हैं, 2 में। बस ठीक है। अब टोटल लगा लो, 6 और 66 और 3 73 हो गया ये। इसका देखो 55 हो गया, इसका 50 हो गया, ठीक है। अब इसका 73,000 में से 2,000 गए तो कितने बचे, 71। 55 में से गया तो कितना बचा, 54,000। 50 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है, कितना बचा। और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रू बैलेंस शीट, जो कि हमारा क्या होता है, आंसर, ठीक है। इसको नोट करो सब। बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, देखो कैसे। देखो भाई, बैलेंस शीट यहां लिखना एज एट 1 अप्रैल 2007। हाँ, जो भी डेट आपकी एडमिशन की डेट जो भी होगी आपके क्वेश्चन में, जिस डेट पर भी ये पार्टनर नया आया होगा उस डेट पर बनानी सारी चीजें, ठीक है ना। ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, पुरानी बैलेंस शीट को टैली करते चलो। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर 4,000 रुपए से कम कर दिए थे हमने। बैलेंस शीट में क्रेडिटर 30,000 का, तो अब कितने का लिखना है, 26,000। क्रेडिटर 26,000। इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी खत्म कर दी थी, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 का था, जबकि आवश्यकता कितने की थी, 9,000 की। तो कितने का लिखेंगे, 9,000। इसको लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। कितना, 9,000। इंफॉर्मेशन में जो अमाउंट होगा वो लिखना है केवल आपको। इंफॉर्मेशन नहीं होती तो फिर नहीं लिखते, ठीक है। इसके बाद आपका है जनरल रिजर्व खत्म कर दिया। कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आता है, नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद कैपिटल। कैपिटल अब कितने के हो गए पार्टनर, एक्स वाई और जेड। इसका 74,000 थी, 71,000, इसकी 71,000 थी, इसकी 54,000 थी, इसकी 50,000, 1,75,000, 2,10,000। टोटल कितना हुआ, 2,10,000। 2,10,000। डाउट बहुत आसान है बनाना। एसेट पे आ जाओ। एसेट में पहला बैंक बैलेंस
कैसा होगा देखो समझो इसको। कितने रुपए का बैलेंस शीट में 17,200। अब आप कैपिटल अकाउंट देखो, 2 में कोई कैश लिखा हुआ था क्या कैपिटल अकाउंट में? कोई कैश नहीं है। बाई में कोई कैश था क्या? 30,000। कितना? 36। तो इसमें 36,000 रुपए कर दो। उसमें आपने क्या लिखा था? कैश लिखा था ना, तो इस बैंक बैलेंस को 17,200 रहने दो। इसको क्या लिख दो? कैश बैलेंस। कितना रुपए? 36,000 अलग से लिख दो। क्लियर? मतलब बाई वाले कैश को जोड़ देना और 2 वाले कैश को घटा देना। ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है आपको? डेटर। कितने का डेटर है बैलेंस शीट में? 16,000। जिसमें से कितने परसेंट का प्रोविजन बना दिया हमने? 1200 तो पहले से था ही, 400 रुपए बढ़ा दिए। 10% बनाया था ना, यहाँ लिख दो 10%। कितने रुपए? 1600। कितना आ गया? 14,400। इसके बाद स्टॉक 43,000, जिसको 2600 रुपए से बढ़ाया था। 2400 रुपए से बढ़ाया था। स्टॉक 43,000 का दे रखा है आपको और 2400 रुपए से बढ़ा दिया। कितना हो गया? 45,400। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड 42,000 का था, जिसमें 2,000 रुपए घटा दिए थे हमने। 5% अधिमूल्यांकन था। कितने का रह गया? इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ओनली बिल्डिंग। बिल्डिंग बैलेंस शीट 36,000 की, 10% कम लिखी हुई थी, 4,000 बढ़ाई थी हमने। कितने रुपए का हुआ ये भी? 40,000। और कोई पॉइंट बचा ही नहीं लिखने के लिए? सारे पॉइंट क्लियर है? हाँ। अब देखो ये जो सी था, जो जेड था, ये जेड क्या लाया था? राम लिमिटेड के शेयर लाया था। इनको भी लिख दो, यहां लिख दो। ठीक है, चलो यहां लिख दो। राम लिमिटेड शेयर कितने के लाया था? 14,000 के। और कोई डाउट? गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिखते, वो तो कैपिटल अकाउंट में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसमें ऐड हो गई। गुडविल नई हो चाहे पुरानी हो, वो बैलेंस शीट में नहीं लिखी जाती। क्लियर? अब जो गुडविल लेके आया वो कितने रुपए की लाया? 3,000 की। वो कैश में जुड़ जाएगी। 36,000 प्लस 3,000 कितने रुपए हो गए? 39। क्लियर है? अलग से गुडविल नहीं लिखनी है आपको, वो कैश में ऐड करनी है। ठीक है ना? अब टोटल लगा लो, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 लाख। थोड़ा याद ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन में, कौन सी कोई चीज छूट नहीं जा रहा। ठीक है ना? नोट करो।